हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज। तो इसी सीरीज में आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो तो हम कौन से प्रोविजन फॉलो करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो आइए मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो अगर आपको लास्ट लेक्चर्स याद होंगे तो उसमें हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के कुछ फीचर्स होते हैं, जो मेन 5 फीचर्स होते थे। जल्दी से जल्दी उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला फीचर होता था कि मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। सेकेंड था कि एग्रीमेंट होना चाहिए सारे पार्टनर्स के बीच में। थर्ड था कि लीगल बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ कि वो पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करें। और फिफ्थ वन कि उनमें म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। तो इसमें जो सेकंड था हमारा एग्रीमेंट होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें तो पार्टनरशिप जो भी है वो एग्जिस्टेंस है एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा तभी पार्टनरशिप होगी। और जो एग्रीमेंट है इट मे बी ओरल और रिटन, कि जैसे दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने आपस में बात कर ली कि ये कंडीशंस रहेंगी, ओरली बात कर ली और अपना पार्टनरशिप करने लगे, तो वो भी वैलिड है। वैसे ही अगर वो रिटन में करते हैं तो वो भी वैलिड है। लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है कि वो अपना रिटन एग्रीमेंट करें। तो अगर हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर भी अगर राइटिंग में उन्होंने कर लिया तो उस जिस डॉक्यूमेंट पे वो सारे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट लिखते हैं उसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो पार्टनर्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो ओरली एग्रीमेंट कर लें या फिर रिटन में करें। जैसे ही वो रिटन एग्रीमेंट करते हैं तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट या फिर जो भी टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप लिखी जाती हैं उसे ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। और इसमें क्या जनरली क्या ये कंटेन करता है, जनरली ये कंटेन करता है ऐसे एस्पेक्ट्स जो कि पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसे अफेक्ट करें। इसे अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम बेसिक समझ गए हैं कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर ये पार्टनर्स रिटन एग्रीमेंट करते हैं कि ये अपनी पार्टनरशिप को कैसे चलाएंगे। तो आगे हम समझेंगे कि इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो अगर हम नॉर्मली समझें कि मान लीजिए कि दो लोग हैं जिन्होंने पार्टनरशिप की है, तो वो क्या क्या ऐसी चीजें लिख सकते हैं पार्टनरशिप डीड में जिससे उन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले अगर हम इसे याद ना करके इसे नॉर्मली समझें कि हम क्या क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर ये दो तारा और सितारा दो पार्टनर्स हैं, तो ये सबसे पहले डीड में लिखेंगे कि हम दो पार्टनर्स हैं। अपनी सारी डिटेल लिखेंगे, नेम, एड्रेस, जो भी इनका डिस्क्रिप्शन होगा वो सारी चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। अब आ गया हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम करने क्या जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं। तो जो भी फर्म होगी उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो हमने पहले अपने बारे में लिखा, फिर फर्म के बारे में लिखा। तीसरा है कि हम बिजनेस चला कहाँ रहे हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है हमारा। जो भी बिजनेस का एड्रेस होगा वो प्रॉपरली वहां पे लिखा जाएगा, जिससे कि आगे कोई भी इशू ना हो। चौथा है कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कि ये क्या नेचर है बिजनेस का। तो जो भी नेचर ऑफ बिजनेस होगा वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए। पांचवें पॉइंट है कि कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि ये पार्टनरशिप स्टार्ट कब हुई, अकाउंटिंग पीरियड, कौन सा अकाउंटिंग पीरियड है इनमें फॉलो हो रहा है या फिर फॉलो होगा। फिर है बैंक अकाउंट ऑपरेशंस, जो भी बैंक अकाउंट फर्म के नाम पे खोले जाएंगे उन्हें कौन चलाएगा या फिर उन पर कौन ज्यादा एक्सेस रखेगा। फिर आ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमने देखा था कि पार्टनरशिप फर्म में हमेशा ये कंडीशन होती है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो हम डीड में स्पेसिफिकली लिखेंगे कि ये किस रेशियो में अपना प्रॉफिट या फिर लॉस शेयर कर रहे हैं। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्राइंग्स। अभी हमने कुछ बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, समझे थे कि कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। तो उस पर कितना इंटरेस्ट फर्म देगी या फिर चार्ज करेगी पार्टनर से, वो सारी चीजें डीड में मेंशन होती हैं। फिर है कि किसी भी पार्टनर को हम सैलरी या फिर क्या कमीशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो स्पेसिफिकली डीड में लिखा होगा। फिर है हमारा कि हर पार्टनर की क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं या फिर क्या क्या लायबिलिटीज हैं, वो भी हमारे डीड में मेंशन होंगी।
फिर है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डेथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाता है पार्टनर का या फिर डिसॉल्यूशन हो जाता है फर्म का, तो उस केस में जो भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारी चीजें, तो वो भी स्पेसिफिकली डीड में मेंशन होती है। फिर है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें दो पॉइंट हैं कि या तो किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए बनाई गई है कि हम 2 साल में पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, 5 साल में पार्टनरशिप खत्म कर देंगे, या फिर ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए होती है। तो फिर हम डीड में लिखते हैं कि ये पार्टनरशिप एट विल है, एनी अदर मैटर, और कोई भी अदर मैटर जो कि बिजनेस कंडक्ट से रिलेटेड होगा वो हम अपनी डीड में स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ कंटेंट्स देख लिए कि क्या क्या पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए। अगर हम इसे और प्रैक्टिकली समझें तो हम एक सैंपल को उठा लेते हैं। तो ये हमारा डीड ऑफ पार्टनरशिप का सैंपल है। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या है, मेड दिस डे ऑफ इन द ईयर, कि कब ये शुरू किया। हमने पढ़ा था कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम हमेशा डीड में लिखते हैं। फिर है बिटवीन, बिटवीन में हम क्या लिखेंगे, जितने भी पार्टनर्स के नेम है, हमने देखा था कि सारे पार्टनर्स के हमने नेम को स्पेसिफाई किया था डीड में। फिर अगला पॉइंट आ जाएगा कि ये हमारा स्टाइल ऑफ, अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ, इसका मतलब है कि बिजनेस का नाम क्या है यहाँ पर लिखेगा, और प्रेजेंटली फ्रॉम, एड्रेस ऑफ, हमने देखा था कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हम लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर कवर हो गई। बाकी अगर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये है कि तीसरे पॉइंट में हमने लिखा है कि ऑल दोज एक्टिविटीज दैट कैन बी कैरीड ऑन बाई। तो हमने देखा था कि हम लिखते हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, कि हम बिजनेस कर किस चीज का रहे हैं, ये भी हम मेंशन करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट और लॉस। हमने देखा था कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में प्रॉफिट ले रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा कि अकाउंटिंग ईयर क्या है पार्टनरशिप का, या फिर बैंक अकाउंट्स जो भी हैं वो किसके नाम पे, फर्म के नाम पे ओपन हो रहे हैं, उन्हें कौन ऑपरेट करेगा, ये सारी चीजें। और हम देखेंगे तो इसमें सारी चीजें लिखी हैं कि इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज, जो भी रुपीज की सैलरी होगी किस जिस भी पार्टनर्स को, वो भी यहाँ पर पूरा एक क्लॉज लिखा जाएगा। तो जो भी पार्टनर्स के बीच में डिस्कस होता है कि हम कैसे कैसे पार्टनरशिप करेंगे, हमारे बीच में टर्म्स एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें हम डीड में लिख देते हैं। लास्ट में ये लिखा है कि द पार्टनरशिप शैल बी एट विल, मतलब इसका कोई भी पीरियड स्पेसिफाई नहीं है, अभी डिफाइंड नहीं है। तो हमने देखा कि कंटेंट क्या क्या होता है, और एक इसे रियल सैंपल से भी प्रॉपरली समझा कि कैसे डीड में हम ये सारी चीजें क्लॉज बाय क्लॉज लिखते हैं। तो आई होप कि ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या है और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होती हैं क्लॉज बाय क्लॉज। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे बड़ी जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि जो भी पार्टनर होगा उसे पता होगा कि उसके राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं, सारी चीजें स्पेसिफिकली डीड में मेंशन कर दी गई हैं। कि जैसे मान लीजिए अगर दो पार्टनर हैं, तारा और सितारा, और तारा को कहा गया कि आप फर्म का सारा प्रॉफिट जो भी सेल वाला काम देखेंगे, और सितारा से कहा गया कि आप मैनेजमेंट वाला काम देखेंगे, तो उन्हें एग्जैक्ट पता है कि उनकी ड्यूटीज क्या है फर्म के लिए। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है हमारा डीड का। दूसरा है रिजॉल्व मिसअंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए कि कभी दोनों पार्टनर्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि तुम्हें भाई इतनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, इतनी मिल रही है, या फिर इतना शेयर मिलना चाहिए था, इससे ज़्यादा मिल रहा है। तो उस केस में हम देख सकते हैं कि डीड में क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमारा तीसरा पॉइंट है रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है, या फिर उसका मन हो गया, उसका मन ललचा गया कि उसे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए है, और केस बढ़ के कोर्ट में चला गया। तो उस केस में जो भी डिस्प्यूट होगा उन दोनों के बीच में, तो वो उस डीड से रिजॉल्व हो जाएगा कि डीड में क्या लिखा है वही चीजें मानी जाएंगी। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी पार्टनरशिप डीड है जो कि एक रिटन फॉर्म में है, तो उसके इंपॉर्टेंस है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करती है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है, और सारे पार्टनर्स को अपने राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज के बारे में स्पेसिफिकली पता होता है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि इंपॉर्टेंस क्या होती है पार्टनरशिप डीड की। तो हमने सारी चीजें पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ ली। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये ओरली भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। तो अगर ओरली होगी, इसका मतलब है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, या फिर पार्टनरशिप डीड में कोई क्लॉज प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस केस में हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो यहां पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर हमने ओरल एग्रीमेंट कर लिया तो हमारी पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होगी, तो उस केस में हम कैसे कुछ चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। और दूसरा कि मान लीजिए हमने डीड तो बनाई लेकिन कुछ क्लॉज डाले ही नहीं कि सैलरी कितनी देनी है, इंटरेस्ट कितना देना है, या फिर बहुत सारी चीजें, तो उस केस में वो चीजें कैसे रिजॉल्व होंगी हम यहाँ पर समझेंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, जिसमें हमारे 6 मेन पॉइंट हैं। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो मेनली देखा जाता है कि पैसे के चक्कर में होता है, तो कुछ उन्होंने ऐसे जो मेन पॉइंट है निकाले कि अगर ये नहीं लिखे होंगे तो फिर इसका क्या निपटारा होगा, कैसे निपटारा होगा, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा जो पहला पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस, जो कि सबसे मेन पॉइंट है। अगर कोई भी पार्टनर कहता है कि नहीं हमें इतना चाहिए, हमें उतना चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए या फिर उसे कम दो, तो फिर क्या होगा, और मान लीजिए डीड नहीं है तो फिर क्या होगा, सारे पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 3 पार्टनर हैं और तीनों कह रहे हैं कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इन एब्सेंस ऑफ डीड उनका जो रेशियो होगा 1:1:1 होगा, सारे लोगों को बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या मतलब है, जो भी हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि जब भी कोई पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड यहाँ पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। और सेम केस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है। और चौथा पॉइंट है रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये भी नील। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये तीनों चीजें नील हैं, जो कि पार्टनर्स का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये चीजें इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नील होंगी। वहीं पर अगर हम पांचवा पॉइंट देखें इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, तो यहाँ पर है कि अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फर्म जो है वो पार्टनर को प्रोवाइड करेगी 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो हमने जैसे अगर लास्ट लेक्चर में समझा था कि कुछ चीजें होती हैं कि जो हम अपने लोगों को ही देते हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो कि हम बाहर वाले लोगों से भी ले सकते थे। लोन हम बाहर वाले से भी ले सकते थे लेकिन हमने पार्टनर से लिया, और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की जब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसे एक प्रॉपरली स्पेसिफिक परसेंटेज प्रोवाइड कराएंगे। वहीं पर ये जो 3 चीजें हैं, ये है कि ये अपना ही आदमी है, इसका कोई ऑप्शन भी नहीं था, कैपिटल भी पार्टनर और ड्राइंग हमेशा पार्टनर से ही रिलेटेड होती है, और रिम्यूनरेशन अगर पार्टनर से रिलेटेड है तो हम वहां पर कुछ भी नहीं देंगे अगर डीड में नहीं लिखा है। वहीं पर अगर हमने लास्ट पॉइंट देखते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो जब तक कि सारे पार्टनर्स एग्री ना करें तब तक भी किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन नहीं होगा अगर डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो हमने यहाँ पर अपने 6 मेन पॉइंट देखे जिस पर डिस्प्यूट ज्यादा हो सकते हैं और वो डीड में नहीं लिखा है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने उनका कुछ सॉल्यूशन दिया, जो सॉल्यूशन हम हमेशा अप्लाई करते हैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते टाइम। तो आई होप कि ये वाले 6 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होंगे, और इसे और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम एक प्रॉपर एग्जाम्पल देख लेते हैं तो ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर मोहन एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द फर्म, स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है इन चारों बातों में, ठीक है, तो ये वैलिड है कि इनवैलिड है हमें बताना है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं कि मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ठीक है, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। अब डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सैलरी देनी है या नहीं देनी है, तो मोहन को सैलरी नहीं मिलेगी। हमने देखा था कि जब भी पार्टनर को ऐसी कोई चीज प्रोवाइड कराते हैं कि जो किसी बाहर वाले को नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, तो जैसे पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो वहां पर हम कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा इनवैलिड। सेकेंड पॉइंट है श्याम हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म। श्याम ने लोन दिया है और ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो हमने पहले देखा कि अगर पार्टनर कोई भी लोन प्रोवाइड कराता है फर्म को, तो फर्म इन केस ऑफ कोई भी एग्रीमेंट में बात नहीं लिखी है तो 6% पर एनम ही प्रोवाइड करा सकती है। तो यहाँ पर जब अगर 10% प्रोवाइड करा रही है तो ये हमारे लिए हो जाएगा इनवैलिड। थर्ड पॉइंट है कि मोहन की कैपिटल है 20,000 और श्याम की है 50,000, और मोहन चाह रहा है कि उसका प्रॉफिट में शेयर इक्वल हो। अब डीड में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि शेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, तो हमेशा इक्वल शेयर होता है, तो ये वाला पॉइंट वैलिड हो जाएगा।
हमें कैपिटल से कोई भी मतलब नहीं है। वही चौथा पॉइंट है हमारा, श्याम वांट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। हमने देखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नील देते हैं अगर डीड में नहीं लिखा है, तो ये भी हमारा पॉइंट हो जाएगा इनवैलिड। तो हमने यहाँ पर ये वाला पॉइंट एक एग्जाम्पल से भी समझ लिया, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड की मीनिंग समझी, उसके क्या क्या कंटेंट होते हैं वो समझा, फिर उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर ओरली एग्रीमेंट किया गया है या फिर पार्टनरशिप डीड है और उसमें कुछ स्पेसिफिक क्लॉज नहीं दिए गए हैं, तो उस केस में हम कैसे कुछ चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, वो हमने सीखा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।